अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई निर्माता बी.आर. चोपड़ा और निर्देशक रवि चोपड़ा की फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान व महिमा चौधरी की अहम भूमिकाएं हैं। फिल्म की मूल कहानी बी.आर. चोपड़ा ने 70 के दशक में लिखी थी, जिस पर अचला नागर, सतीश नागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने बी.आर. चोपड़ा के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी। बी.आर. चोपड़ा को बागबान की कहानी बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि बी.आर. चोपड़ा को खुद लगने लगा था कि अब यह कहानी उपयोग में नहीं ली जा सकती, यह कहानी पूरी हो चुकी थी। वास्तव में बी.आर. चोपड़ा ने यह कहानी लिखी है और इस पर फिल्म बनाते उससे पहले 1976 में रवि टंडन निर्देशित फिल्म जिंदगी रिलीज हो गई, जिसमें संजीव कुमार और मानला सिन्हा थी। फिर 1983 में मोहन कुमार निर्देशित फिल्म अवतार रिलीज हुई, जिसमें राजेश खन्ना और शबाना आजमी की जोड़ी थी। इधर बी.आर. चोपड़ा दास्तान, धोंध, कर्म, पट पत्नी और वह, इंसाफ का तराजू, निकाह, तवायफ जैसी फिल्मों के अलावा सीरियल महाभारत के निर्देशन में व्यस्त रहे, जबकि रवि चोपड़ा द बर्निंग ट्रेन, कल की आवाज़ सहित कुछ फिल्मों व महाभारत सीरियल के निर्देशन में व्यस्त रहे। पर पता नहीं क्यों बी.आर. चोपड़ा की दिमाग से बागबान की कहानी गायब नहीं हुई थी। सीरियल महाभारत के बाद जब बी.आर. चोपड़ा ने फिर से लोगों को बागबान की कहानी सुनाई तो उनके दिमाग में आया कि अब वह इन पर फिल्म बना, लेकिन फिर वही बात उनके दिमाग में आ गई है कि यह कहानी तो पुरानी हो गई है, क्योंकि उसी तरह 2 फिल्में जिंदगी व अवतार बन चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा की धर्मपत्नी तक का भी यही मानना था कि अवतार और जिंदगी के बाद अब बागबान पर फिल्म बनाना बेकार ही है। जी हाँ, महाभारत की शूटिंग खत्म होने के बाद एक दिन बी.आर. चोपड़ा के बेटे और फिल्म निर्देशक रवि चोपड़ा ने बागबान की कहानी पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, तो बी.आर. चोपड़ा ने भी उससे यह कहकर समझाया कि यह कहानी पुरानी हो गई है, जिंदगी और अवतार इसी तरह की फिल्में हैं जो बन चुकी हैं। लेकिन अपने अंतर्मन की बात सुनते हुए रवि चोपड़ा ने कहा कि वह इस कहानी को बुजुर्ग दंपति की प्रेम कहानी के रूप में देखते हैं और ये जो मूल कहानी इसमें थोड़ा सा बदलाव कर वर्तमान के अनुसार इसे बनाना चाहते हैं। अंततः बी.आर. चोपड़ा ने भी हामी भर दी। उसके बाद बी.आर. चोपड़ा व रवि चोपड़ा ने लेखिका अचला नागर के साथ मिलकर इस कहानी पर नए सिरे से काम किया। 2003 में जब यह फिल्म बागबान रिलीज हुई तो इसने सफलता के नए आयाम स्थापित कर डाले। फिल्म बागबान की तैयारी, कहानी में बदलाव आदि को लेकर कुछ अनसुने किस्से फिल्मी संगम चैनल को बी.आर. चोपड़ा की बहू और वह रवि चोपड़ा की पत्नी तथा फिल्म निर्माता रवि चोपड़ा ने सुनाए, जिनका स्वर आप भी यहाँ चखें। अच्छा, आपको सच बता दूं? हाँ। अच्छा, जब बागबान हम लोगों ने 12 साल के बाद रवि जी ने पिक्चर बनाई, क्योंकि बीच में महाभारत बन गई और बागबान की कहानी 20 साल पहले चोपड़ा साहब ने लिखी थी। जब भी कभी वो सोचते कि मैं बनाऊंगा तो सब कहते, उनके राइटर्स भी, उनकी वाइफ भी, बाकी भी, उनकी वाइफ का बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, वो कहती थी कि ये तो बन चुकी है, अवतार बन चुकी है और साथ में ये क्या थी, जिंदगी बन गई है। तो एक दिन जब वो कहानी सुना रहे थे ऐसे, तो अपने ऑफिस में बैठे थे, रवि महाभारत की शूटिंग करके वापस आए। तो जब आए तो उन्होंने देखा कि पापा कहानी सुना रही। अब बागबान बनाने की कोई उनमें दिलचस्पी नहीं थी, पर बागबान उनको बहुत प्यारी लगती थी, तो वो बार बार वो कहानी सुनाते थे, किसी को सुना रहे थे, कोई ऐसे आया हुआ था। तो रवि जाके पीछे बैठ गए और उन्होंने कहानी सुनी। कहानी सुनते सुनते रवि को इतना रोना आया। तो जब कहानी ख़त्म हुई ना, तो रवि ने कहा कि पापा मैं बागबान बनाऊंगा। तो इसे तुम क्यों बनाओगे, ये पिक्चर नहीं चलेगी। इसे नहीं, जब आप कहानी सुना रहे थे तो ना मुझे वो अवतार लग रही थी, ना मुझे वो बागबान मतलब ज़िंदगी लग रही थी, मुझे एक लव स्टोरी लग रही थी, एक एल्डरली कपल की लव स्टोरी और एक लाइक 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो मैं इस पिक्चर को बनाना चाहता हूँ। तो ही सेड कि देख लो, मुझे पुरानी लगती। ही सेड नहीं, मैं उसको थोड़ा बदलूँगा। फिर उन्होंने वो कहानी लेके, फिर हमारी एक राइटर थी अचला नागर, उन्होंने लिखी थी निकाह। तो अचला नागर वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग वुमन, तो उनके साथ बैठ के रवि ने कहानी रीवैम्प की उसी दायरे में रख के। बट थिंग्स लाइक कि जो वहाँ पे एक परेश रावल का जो था, उसमें एक ईरानी कैफ़े था, इसको एक कैफ़े बना लिया। जब कैफ़े बनाया तो जैसे ना हर एक चीज़ बदलती गई।
तो अमिताभ ने कहा कि भाई गाना रख लेते हैं, फिर चली चली का गाना रख लिया। फिर ऐसे करते करते सबकी मिलती जुलती, जब म्यूज़िक कैफ़े मैंने बनाना था, आई रिमेंबर अचला नागर को हम लोग लेके गए थे। टी सीरीज़ ने एक म्यूज़िक कैफ़े खोला था बांद्रा में, जो अभी बंद हो गया होगा। तो वहाँ पे बच्चे आते थे, डिस्कस करते थे, पिक्चरें डिस्कस करती थी। तो वहाँ से हमें म्यूज़िक कैफ़े का आइडिया आया। फिर उसके बाद इवन क्लाइमैक्स जो था असली बागवान का, उसमें था कि बाप इतना नाराज़ था बेटों से कि वो उनको कोर्ट लेके जाता और मैं कहता है कि मैं तुमको डिज़ोन करता हूँ। रवि को लगा कि बाप नहीं लेके जाएगा। उन्होंने पापा से पूछा कि आप कभी मुझे कोर्ट लेके जाएंगे? ही सेड नहीं, वो तो सब कुछ तुम्हारा ही है। ही सेड हर बाप चाहे 2 बेटे हो या 4 बेटे हो वैसे ही सोचेगा, तो कोर्ट तो नहीं लेके जाएंगे। तो फिर वहाँ से रवि ने फिर ये क्लाइमैक्स बनाया था बुक का, कि बुक रिलीज़ होएगी, उसके पास पैसे आ जाएंगे। एंड द फैक्ट दैट द वाइफ विल से कि मैं तुमको नहीं माफ़ करती, ये रवि की कंट्रीब्यूशन थी। बिकॉज रवि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगेन लाइक एनी अदर बीआर फिल्म के क्लाइमैक्स औरत के हाथ में, चाहे कितनी ही लंबी स्पीच उन्होंने दी अपना अमिताभ जी ने, बट वो क्लाइमैक्स वॉज विथ हेमा, जब उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अभी तक तो नहीं करूँगी, अभी तक नहीं। सो इस ऐसे एक नए अंदाज में बोली गई बागवान। फिल्म बागवान लॉन्च करने से पहले बी आर चोपड़ा की 5 सफलतम फिल्मों का एक फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसके पीछे क्या सोच थी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं वो तो सही बात भूल ही गई। जब बागवान बन रही थी तो हमने 12 साल से पिक्चर नहीं बनाई थी, मैंने बताया। तो वी नीडेड टू पब्लिसाइज कि बागवान की हम लोग ये अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो उसको लॉन्च करने के लिए तब तक सोशल मीडिया है बिकम सो एक्सपेंसिव, एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव। तो एक थी, उनको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, भावना सुमाया। उन्होंने मुझे बोला हर संडे हम लोग अपने थिएटर में पीछे पिक्चर रखा करते थे। जो पिक्चर रिलीज़ होती थी फ्राइडे को, वो संडे को हम लोग प्रिंट मंगा के, क्योंकि रवि के माँ बाप बाहर नहीं जा सकते थे, तो रवि ने सोचा कि एक तरीका है, क्योंकि पापा को स्टिल ये था कि मैं पिक्चरें देखूँ, तो हम लोगों ने उनके लिए एक शो रखते थे। शो में हम लोग कोई बाहर वालों को नहीं बुलाते थे, सिवाय हमारे फ्रेंड्स थे, फैमिली थी। और खाना पीना तो होता था, वो भी इतना खाना नहीं, एक फ्रेंच रोल हो जाता था, सैंडविच हो जाते थे, बस चाय, घर का खाना और कुछ नहीं। तो ये लड़की को मैं और भी लोगों को बुलाते थे, तो भावना मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग उसको बार बार बुलाया करते थे। तो उसने कहा कि तुम ये थिएटर क्यों नहीं यूज़ करती हो, और तुम्हारे पास जो बैंक है चोपड़ा साहब की पिक्चरों का, वो तो इमॉर्टल है, वो कभी भी वो पिक्चरें पुरानी नहीं लगेंगी। तो तुम एक पिक्चर बनाओ, मतलब दिखाओ, और उसका एक रेट्रोस्पेक्ट करो। फिर उसका इतना ही आइडिया था। फिर हम लोगों ने, रवि और मैंने सोचा कि हम कौन सी पिक्चरें चूज़ करेंगे। फिर हमने पिक्चरें वो चूज़ की जिनमें जो एक्टर्स तभी ज़िंदा थे, तो वो आ सकते थे, वो आके डिस्कस कर सकते थे। और एक वो सिर्फ पिक्चर देखने का मज़ा नहीं था, हाँ, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन थी। एंड अगर आपको याद है, उसका सारा कंडक्शन वाज डन बाय भावना सुमाया। तो हमने सवाल बनाए, लाइक गुमराह के टाइम पर माला सिन्हा थी, एंड सुनील दत्त थे, एंड पापा ऑफ कोर्स थे। वक्त के टाइम पर यश अंकल थे, रवि नहीं वाज नॉट इन्वॉल्व, एंड चोपड़ा साहब थे। तो ऐसे करके हमने 3-4 पिक्चरें जो ली, वो ही ली जहाँ पर हमारे एक्टर्स अभी भी थे। क्योंकि चाहे वो कुछ बोलिए, स्टार पावर इज स्टिल द ग्रेटेस्ट। चाहे कितना मैं बोल लूँ या आप सुन लें, जब तक वो स्टार पावर है ना, इट इज़ बिकॉज दैट इज़ द फेस ऑफ सिनेमा। इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ बिहाइंड द सीन्स। हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बट द क्रेडिट हैज़ टू बी द स्टार्स। एंड चाहे पिक्चर जब नहीं चले तो डायरेक्टर की शामत आती है, बट चलने वाले टाइम पर आप सारा क्रेडिट एक्टर्स ले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज दे आर द स्टार पावर। तो इसलिए हमने वही पिक्चरें, पर जो सवाल लिखे थे, जो सवाल बनाए थे, मुझे जैसे ये सुनील दत्त का सवाल था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ देम, कि वाई ही सेड कि मुझे विलन नहीं बनाओ।